से दूर नहीं जाऊंगा। और इसीलिए बयान के बाद उन्होंने ट्विटर पर बड़ा खेल भी किया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर बायो में मामा और भाई लिख दिया है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चाएं जो हैं वो शुरू हैं, लेकिन इसके साथ ही एक तर्क भी दिया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जब वो पद से हटता है तो बीजेपी सांसद या विधायक अगर वो रहता है तो अपने बायो में वो बीजेपी सांसद और विधायक लिखता है। लेकिन शिवराज ने मामा और भाई लिखा है। बीजेपी विधायक वो हैं, लेकिन बीजेपी विधायक उन्होंने लिखा नहीं है। अब ये साफ संदेश जो है वो बीजेपी हाईकमान को शिवराज ने दिया है कि जिस लाडली बहना को आप खारिज कर रहे हैं ना, उसी के दम पर 160 प्लस जो सीटें हैं वो आपको मध्य प्रदेश में मिली हैं। और ये चुनौती मोदी शाह को है। और ये सिर्फ बायो में ही बदलाव नहीं किया गया है, मोदी को मंच पर भी दिखाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में अगर आप देखें तो जिस मंच पर मोदी बैठे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान के वहां पर नारे लग रहे थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा सीएम, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर बैठे हुए थे और नारे शिवराज मामा के लग रहे थे। अब आप सोचिए, जो नेता ये कह रहे थे कि बाकी राज्यों में तो लाडली बहना नहीं थी, वहां भी हमने जीत दर्ज की है, और बीजेपी ये कह रही थी कि मोदी का चेहरा चलता है, मोदी का मैजिक चलता है, उनके सामने ही शिवराज ने एक ट्रेलर सा दिखाया है और ये दिखा दिया है कि देखो यहां सिर्फ मामा का जादू है, यहां मोदी का मैजिक नहीं चलता, यहां पर बहनों ने भाई को चुना है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो वहां की जनता है वो शिवराज के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो फेल हैं, महिलाएं रो रही हैं और ये कह रही हैं कि हमने वोट आपको दिया है, किसी और को नहीं दिया है। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जहां पर वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा काम मांगने, भले ही मर जाऊंगा। अब दिल्ली तो वो जा नहीं रहे हैं और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी बगावत जो है वो होने वाली है। इनके समर्थक मंत्रिमंडल में आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके तेवर कैसे हैं। अब इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और किस तरीके से बीजेपी मध्य प्रदेश में भूचाल आने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट अमलेंदु उपाध्याय और इसके साथ ही दीपक पाचपोर। और बात करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास ही आएंगे और पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में आप सब भी देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का बयान आता है, लगातार तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी हाईकमान को वो चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, उसके बाद का नजारा आप देखिए। यहाँ मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, यहाँ पर बहनों ने अपने भाई को चुना है, यहाँ भांजियों ने मामा को चुना है और बायो में भी उन्होंने मामा और भाई लिख लिया है। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से बीजेपी वहां पर मुश्किल में फंसी हुई है? देखिए आचार्य जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में असल में गलत दांव चल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी का मतलब आजकल मोदी जी और अमित शाह जी हैं, सिर्फ दो ही मतलब है, उनसे ही भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत गलत दांव चल दिया है। और ये बात शुरू से ही कही जा रही थी, जिस समय ये सब टिकट घोषित किए जा रहे थे उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को निपटाने का काम कर रही है, जो खासतौर से बड़े नेता हैं उनको निपटाने का। और ये अब चीज़ें सब सामने आती जा रही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कोई एक लॉबी काम कर रही है जो एक खास नेताओं के पक्ष में काम कर रही है और बाकी बड़े नेताओं को निपटाने का काम वहाँ किया जा रहा है। अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने अपना ट्विटर का बायो जो है बदल दिया, हालांकि ट्विटर का बायो बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी अपना कभी बायो बदल सकता है। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए और ख़ासतौर से जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसके लिए और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है जो लगातार 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो और जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीत करके आई हो, तो उसका जो है वो अपने नाम अपने बायो में से जो भाजपा विधायक हटा देना है या भाजपा का नेता जो अपना भाजपा का नाम ही मतलब एक तरीके से हटा देना, ये काफ़ी बड़ा एक संकेत देता है। और ये इसकी तरफ संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में कोई बड़ी बगावत जो है वो अंदर ही अंदर तैयार हो रही है और जो अभी सतह पर उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। ये ज़मीन के अंदर की जो हलचल है ये अभी ये वो दिखाई दे रही है और ये जब इस सतह पे आएगी तो एक बड़ी बगावत जो है वो देखने को भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल सकती है। और मुझे लगता है कि ये समय शायद 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा उससे एन पहले ये बगावत वहाँ
ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी और तब तक अंदर ही अंदर जो है ये तैयारियां इसकी चलती रहेंगी। जिस तरीके से शिवराज सिंह के बयान बार बार आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने जो बातें कही हैं, जो ट्विटर पे वो बातें शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य उनके प्रतिद्वंदी नेता रहे मध्य प्रदेश में वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासतौर से शिवराज सिंह चौहान के मन के अंदर जो चल रहा है, तो उनकी मन की बात क्या है शिवराज सिंह चौहान की, वो अभी मन की बात तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उनकी मन की बात का अक्स जो है वो शिवराज सिंह चौहान के इन कामों में देखा जा सकता है। जिस तरीके से ट्विटर का बायो बदल रहे हैं, अपने बयान जारी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके कुछ पुराने वीडियोस भी जो वायरल हो रहे हैं, वो सब उनके मन की बात को बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री के मन की बात से एकदम विपरीत है। और प्रधानमंत्री के मन की बात जो भी हो, और प्रधानमंत्री की तरफ से भले ये नारा दिया जाता रहा हो कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, लेकिन शिवराज के मन में ना मोदी हैं और एमपी के मन में मोदी हैं कि नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम बताते हैं। जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं कि एमपी के मन में कौन है। आंचल जी जी अमलेदु जी, हमने वो तस्वीरें देखी, मंच पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं वो भी थे, लेकिन वहां पर नारेबाजी हो रही है मामा के लिए। आप देखिए जनता का प्यार देखिए, जमीन जो है एक कहते हैं ना कि जमीन दिखा दी। शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को वहां पर बुलाकर जमीन दिखा दी है कि देखिए ये जमीन, ये है आपकी जमीन और इसे आप देखिए और समझिए। जो आप ये कह रहे थे ना कि मोदी की गारंटी चलती है, मोदी का मैजिक चलता है, यहां पर सिर्फ मामा का जादू चला है और भांजियों ने अगर किसी को जिताया है तो वो मामा को जिताया है। लगातार वीडियो जो है वो आप देखिए सामने आ रहे हैं और आप ये कोई बड़ा राजनेता है तो वो खुलकर तो इस बातों को मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लेकर आएगा और सामने बोलेगा, जो एक समझदार व्यक्ति होगा। और शिवराज सिंह चौहान तो आप जानते हैं कि कितने समझदार व्यक्ति हैं और संगठन किस तरीके से वो चलाते हैं, तो उनके द्वारा अगर ये छोटी छोटी बातें भी की जा रही हैं तो आप समझिए बहुत बड़ा संकेत है ये। उनके जो समर्थक हैं वो अपने समर्थकों को मना भी सकते हैं, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो बागी नजर आ रहे हैं। आप देखिए स्टेटस लगाना, सोशल मीडिया पर उनके लिए किस तरीके से कैंपेनिंग जो है चुनाव से पहले शुरू होती है, वो एक तरीके से कैंपेनिंग शुरू हो गई है कि मामा नहीं तो फिर कोई नहीं। और आप देखिए मोहन यादव के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनके रास्ते में भी आने वाली हैं। हालांकि उनके तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उन्होंने सरकार चलाना शुरू कर दिया है। आगे उस पर चर्चा करेंगे और तमाम उन वीडियोस को भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और जो बयानबाजी की जा रही है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से और इसके साथ ही जो नए नवेले मुख्यमंत्री आए हैं उनके तरफ से, किस तरीके से लाडली बहना को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बता रहे हैं कि उसी के दम पर 160 प्लस सीटें आई हैं, उसको भी नकारा जा रहा है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या खुद इन्होंने घोषणा पत्र में उसे शामिल नहीं किया, मोदी ने खुद उसे नकार दिया, मंच से उनकी योजनाओं का नाम लेने में भी इन्हें शर्म आ रही थी। अब ये जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी बगावत जो है वो बीजेपी में होगी। तो दीपक जी हमारे साथ हैं, दीपक पाचपोर जी से भी उनकी राय जानेंगे कि ये जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो बड़ा कदम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाया जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बयानबाजी शुरू हुई है, दीपक जी आपको क्या लगता है, क्या ये बगावत जो है वो शुरू हो गई है? देखिए, इसको बगावत तत्काल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बगावत से भी काफी खतरनाक किस्म के संकेत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंच रहे होंगे। याद कीजिए, एक समय, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ जिस समय यहाँ का प्रचार शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी, उस समय यह माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 3 तरह की भारतीय जनता पार्टी है। एक जो है वो महाराज की बीजेपी है, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, दूसरी शिवराज की बीजेपी है और तीसरी नाराज बीजेपी है। अब आप ये देखिए कि 33% मान लिया जाए कि इस बीजेपी के 3 टुकड़े थे, जिसमें कम से कम 33% भारतीय जनता पार्टी पे शिवराज सिंह जो है वो राज किया करते थे। अब इन्हीं के साथ जो नाराज धड़ा है वो भी मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मोहन यादव और बाकी जो लोग हैं वो एक तरफ रहेंगे। दूसरी बात, आपको जो विजिबल है, जो बिल्कुल दृश्य दिख रहा है, वो केवल शिवराज की नाराजगी का है। उन्हें अंदर ही अंदर कुछ और लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे तोमर साहब है, तोमर साहब केंद्रीय मंत्री रहे, यहाँ से वो अब क्या, आप क्या सोचते हैं कि एक पहली बार जीते हुए मोहन यादव के साथ जो है, पहली बार तो नहीं लेकिन एक उनके मुकाबले काफी जूनियर किस्म के वो नेता रहे हैं, उनके तहत वो कैसे काम करेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जो हेलीकॉप्टर में ही प्रचार करने का सपना देखते थे, आप क्या सोचते हैं कि क्या वो इनके साथ काम करेंगे? तो बहुतेरी समस्याएं जो हैं
वो मोहन यादव के सामने खड़ी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या रहेगी वो शिवराज सिंह की रहेगी। शिवराज सिंह छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर निश्चित रूप से वो तकलीफ देते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को। कारण ये है कि देखिए 18 साल तक राज करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लगभग हारने की स्थिति में थी। उस हारने की स्थिति से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बाहर निकाला है और वो ट्रेंड एक तरफ राजस्थान की ओर गया है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की ओर गया है। सबसे बुरी हालत जो मानी जा रही थी कि मध्य प्रदेश में मानी जा रही थी कि जहां पर सरकार पलट जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी। एक तरह से जब कांग्रेस के जबड़े से जीत खींचकर शिवराज सिंह लाए हैं, तो इसके लिए तो नहीं लाए हैं कि वो किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के देखने के लिए नहीं आए हैं। वो उन्होंने बहुत सारे संकेत दिए हैं। एक दो संकेत और हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। उन्होंने जब ये बात चल रही थी कि क्या उनको केंद्र में बुला लिया जाएगा, तो उन्होंने इशारा किया था कि नहीं, मुझे तो यहीं रहना है और मुझे भारतीय जनता पार्टी को 29 कमल के फूल भी अभी पेश करने हैं। मतलब वो 29 सीटें जो है वो मुझे जितानी है। वो एक तरह से चेतावनी दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि अभी भी आपकी 29 सीटें जो है वो मेरी जेब में है। अगर आपने मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो आपको है लोकसभा में बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, ये बार बार और एक बात कही जा रही थी कि उनके समय में जो व्यापम का घोटाला हुआ था, व्यवसायिक जो मंडल जो होता है जिसमें नौकरियां दी जाती है, उसे बहुत बड़ा घोटाला जो है, बहुत चर्चित घोटाला है वो। तो ये कहा जा रहा था कि इसके कारण शायद शिवराज सिंह जो है चुप रहेंगे, लेकिन शिवराज सिंह ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कबीरदास का दोहा लिखा है और उन्होंने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मतलब मैं अपनी चादर को साफ सुथरी पेश करके आपके पास जा रहा हूं। आपको मेरा जो भी बिगाड़ना है वो आप बिगाड़ सकते हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने शिवराज सिंह ने उनको वो किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह तत्काल नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत समझदार नेता, उन्होंने वो बहुत सारे लोगों का हश्र देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वालों की क्या गति होती है। सबसे बड़ी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला उनके सामने है कि किस तरीके से छोड़ने के बाद आज उनकी स्थिति क्या है। जो कांग्रेस से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, तो जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही बाहर से आने वालों का सम्मान नहीं करती, तो वो जानते हैं कि मैं इस पार्टी को छोड़ के जाऊंगा तो मेरा भी क्या सम्मान होगा। फिलहाल परिस्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो तत्काल ऐसी कोई बहुत बड़ी बगावत कर देंगे, लेकिन ये लोगों से मिलना जाना ये बता रहा है। जिस तरीके से इन चीजों को वो वायरल, हो सकता है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क तो होगा ही। 18 साल किसी राज्य पर करना, मतलब शासन करना कोई सामान्य बात नहीं होती। इसके पहले शायद मध्य प्रदेश में श्यामाचंद्र शुक्ल का ही इतना लंबा कार्यकाल चला होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। उनको भी गए आज कम से कम 30 साल हो गए, आज तक श्यामाचंद्र शुक्ल का नाम चला रहा है। तो क्या शिवराज सिंह जिन्होंने केवल एक हफ्ते पहले गद्दी छोड़ी है, तो क्या उनका इतना भी असर नहीं होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन यादव के भी सामने इतनी बड़ी भीड़ कभी भी नहीं जुटेगी जितनी शिवराज सिंह की। ये लगभग इसका पैरेलल, इसके हम बाद में कभी बात करेंगे, इसी का पैरेलल जो नाटक चल रहा है वो राजस्थान में चल रहा है, जहां किरोड़ीमल मीणा के लिए बहुत हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया था, हमने किसी और को वोट नहीं दिया था कि किसी और को जो है भजन लाल शर्मा को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि शिवराज सिंह के जो समर्थक हैं, इस बात को शिवराज सिंह जो है उठाते रहेंगे। आप रोज ऐसे दृश्य देखेंगे, वो हर रोज किसी इलाके में निकलेंगे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये तकलीफ देते रहेंगे। बगावत की पृष्ठभूमि तैयार जरूर हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ, संकेत भी बड़े साफ है, लेकिन अब देखना यह है कि वो एक्चुअल कोई एक्शन कब लेते हैं। आंचल जी रहे थे, हालांकि उनके तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बयान भी दिया गया था। मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल किया तो वहां पर उनका यही कहना था कि भैया जो सत्ता मुझे मिली थी मैं वो आपको वापस कर रहा हूं और अब विदा। उनके तरफ से ये विदा तो कहा गया है, लेकिन इसके बहुत सारे मायने हैं। वो बयान जो उन्होंने चदरिया वाला जो उन्होंने दोहा बोला है, वो बयान आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ एक ही लाइन में बयां कर दिया है। जितना भी उनका दुख दर्द था, जो कसक है, और सीधे तौर पर बीजेपी हाईकमान को एक संदेश भी है। सुनिए। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। जी अमलेंदु जी, आपसे इस पर चाहेंगे कि क्या रिएक्शन आपका है ये बयान जो आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का इस पर? आंचल जी, मुझे लगता है कि शिवराज जी जो है वैराग्य की स्थिति की तरफ तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो संकेतों में बात कह रहे हैं,
मुझे लगता है कि उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि माँ की कहे कुम्हार से तू का रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। तो शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व को ये संकेत दिया है कि आप मुझे मिट्टी में मिलाने की क्या कोशिश करेंगे, आप खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि उनके इस जस की तस धरदीनी चररिया और विदा का संकेत जो है वो सीधा सीधा केंद्रीय नेतृत्व को यही है। और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के वीडियोस तमाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, वो ये साफ संकेत दे रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक लंबी जो है वो तैयारी कर चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व से टकराने की। दीपक जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि वो अभी कोई जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, और जल्दबाजी में भी वो कोई उमा भारती बनने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरीके से उमा भारती ने कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कि नई पार्टी बना ली थी, इस तरीके का कोई आत्मघाती कदम शिवराज सिंह चौहान उठाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो मोदी शाह की जोड़ी जो है उसको निश्चित तौर पे एक तगड़ी चुनौती देंगे, और ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो है मेरे साथ और मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो छल किया है। चूंकि जनता जो कह रही है वो कह रही है कि हमने मोदी शाह को वोट नहीं दिया था, हमने शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया था। और ये बात सच भी है, जैसा दीपक जी ने भी कहा, बिल्कुल ये बात सच है कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के दांतों के नीचे से जीती हुई बाजी वो छीन करके ले आए। आप देखिए कि 300 से ज़्यादा जो है, ये बात सच है कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के दांतों के नीचे से जीती हुई बाजी वो छीन करके ले आए। आप देखिए कि 300 से ज़्यादा जो है मीटिंग्स जो शिवराज सिंह चौहान ने की, और उसका असर जो है दोनों राज्यों पर पड़ा। मध्य प्रदेश में भी उसका असर पड़ा, उसका असर जो है वो लगा हुआ है राजस्थान, और लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ वहाँ पर भी पड़ा। उन सब बातों से अलग हट या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से अलग हट कर बात की जाए, सिर्फ राजनीतिक जो परिदृश्य है उसकी बात की जाए, तो शिवराज सिंह चौहान का असर दोनों राज्यों पे, जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर पड़ा, और मध्य प्रदेश का असर दोनों राज्यों पे पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो असर पड़ा चुनाव के दौरान, तो चुनाव के बाद जो गतिविधियां मध्य प्रदेश में हो रही हैं उसका भी असर जो है वो दोनों राज्यों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। राजस्थान में भी इसका असर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह उस तरीके की हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं, चूँकि वो पनामा पेपर्स वगैरह में उनके जिस तरीके सब चीज़ें हैं, और वो मतलब उस तरीके के आदमी दिखते भी नहीं हैं राजनीतिक तौर पे। हालांकि असर उनका भी है, ऐसा नहीं कि उनका असर नहीं हो, लेकिन वो इस तरीके की स्थिति में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ तक किरोड़ी में मीरा का सवाल है, या वसुंधरा सिंधिया का सवाल है, या शिवराज सिंह का सवाल है, मुझे लगता है कि ये सब लोग जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से टकराने की कोई ना कोई भूमिका तैयार कर सकते हैं। और अगर ये तीनों एक हो जाते हैं, आप मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से बाहर निकल के देखिए, आप ये परिदृश्य देखिए, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया, अगर ये तीनों लोग जो हैं इसी तरीके का रुख लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखते हैं, तो इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है, इसको आप देखिए। एक तो जो वोटों का प्रतिशत है, खासतौर से राजस्थान में तो बहुत मामूली अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। मध्य प्रदेश में भी जो 8% का अगर अंतर है उसको भी आप देखिए तो वो किस तरीके से अंतर कम हो जाएगा, और इसका असर लोकसभा की सीटों पर कितना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही जो बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में होगा, एक तो जो अभी के परिणाम आए हैं उसके हिसाब से, और अगर ये तीनों नेता विद्रोह की यही स्थिति अपनाते हैं और अंदर अंदर कोई काम करते हैं केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ जो है वो मोदी शाह की जोड़ी ने जो है वो अन्याय किया। आप देखिए मजे की बात क्या है कि 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, कई बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया, उम्र में मोदी जी से कम हैं, दोनों रिटायर कर दिए जाते हैं, और मोदी जी अभी तक बरकरार है और आगे भी रहेंगे। वो घोषणा कर चुके हैं कि 15 अगस्त को जो है 2024 को लाल किले पर झंडा वही फहराएंगे। तो ये सवाल जो है वो पार्टी की जो कैडर है उसके अंदर भी उठना शुरू होगा, अंदर की चीज़ें उठना शुरू होंगी कि आप किस तरीके से लोगों को लेकर के आते हैं। लंबा समय तक लोग जो पार्टी के लिए काम करते हैं, आप उनको दरकिनार करके अचानक से कोई ज़मीन से आप जो लेकर के आते हैं, अच्छी बात है ज़मीन से आप लेकर के आइए, लेकिन ज़मीन से लेकर के आने वाले की कद काठी क्या है और उसका पार्टी के लिए योगदान क्या है, ये भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जबरदस्त तरीके का अनरेस्ट जो है, एक जबरदस्त तरीका का विद्रोह की स्थिति जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच भी बन रही है, और शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया और किरोड़ी लाल मीणा ये तीनों मिलकर के जो है इसको और ज़्यादा हवा देंगे, और ये सब मिला करके आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो ये बात अब जानने लगेगी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो केवल मोदी और शाह इन दो की ही जो है इनके लिए जो है वो काम करता है, सारी नीतियां जो है सारी उठापटक जो है वो इनके लिए ही की जाती है। ये मुझे लगता है कि अगर संदेश जाना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और राज्यों में भी एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, अगर आप देखें तो जो बहनें हैं वो ये बता रही हैं कि आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे।
अब आप सोचिए, जो ये लगातार कही जा रही थी पहले भी बातें कि अगर मोदी को किसी से डर है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। 2013 का वाकया, 2014 का वाकया, और अभी जब चुनाव से पहले भी अगर देखें तो वहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं मंच पे, कहीं ना कहीं उनको अनसिक्योरिटी फील होती है। वो सारी चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से पीछे धकेला गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से, एक सलीके से अपनी सभी बातों को रख रहे हैं और इसीलिए वो जनता के बीच में जा भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वो जनता के बीच में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मोदी और शाह को वो ज़मीन दिखा पाएं कि आप देखिए, जो आपको ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमने किया है और हमारी गारंटी चल रही है, हमारा चेहरा चल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई, और इसके साथ ही जब नतीजे नहीं आए थे उससे पहले भी जो 29 कमल खिलाने की बात हो रही थी उस पर भी आते हैं। नतीजे नहीं आए थे उससे पहले छिंदवाड़ा बार बार शिवराज सिंह चौहान जा रहे थे। किस तरीके से पूरा जो माहौल है वो तैयार वो कर रहे थे, पूरी पिच जो है वो तैयार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का पद तो मुझे मिलेगा ही। और जैसा कि बताया तो ये जा रहा है कि उन्होंने वादा भी कर दिया था कि 29 सीटें जो हैं इस बार आएंगी। 28 आपकी आई थी, एक जो बची थी वो भी मैं आपको जिता कर दूंगा, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। अब वो तो नहीं मिला, मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, और अब दिल्ली जाने से भी उन्होंने मना कर दिया है। जो उनका बयान है आपको सुनाते हैं कि क्या उन्होंने क्या कहा है दिल्ली जाने। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपके लिए क्या जिम्मेदारी की गई है बीजेपी में, आप क्योंकि मुख्यमंत्री यही माना जा रहा था कि भाई बाकी राज्यों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, उन्होंने लगातार चुनाव से पहले 300 से ज़्यादा वो सभाएं कर रहे थे, लगातार जनता से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, और आज वही दिखाई भी दे रहा है। महिलाएं मिल रही हैं तो वो रो रही हैं, महिलाओं के ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर वो बिलख रही हैं और ये बता रही हैं कि भाई और मामा जो है, जो उन्होंने अपने उस पर लिखा, इसीलिए लिखा है क्योंकि जनता का प्यार जो है वो शिवराज के साथ है। मोहन यादव जो है भले ही संघ की करीबी हैं और हाई कमान ने उनको एक तरीके से प्लान कर दिया वहां पर कि आप जाइए और जो भी हम यहाँ से आदेश देंगे उसका आपको पालन करना पड़ेगा, वो भले ही कर दें, लेकिन जो जनाधार है वो शिवराज सिंह चौहान का है। जनता में उनकी पकड़ है, प्रभाव उनका है। लोकसभा चुनाव में भी अगर बीजेपी को फायदा मिलता तो शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही मिलता। अगर शिवराज सिंह चौहान हट गए तो फिर वही सीटें होंगी कि जो बताया जा रहा है कि 8 सीटों से भी ज्यादा अगर बीजेपी की आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बीजेपी को उतने में ही खुशी मनानी चाहिए। अब जो दिल्ली जाने की शिवराज की बातें चल रही थी वो भी आपको बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने साफ मना कर दिया है कि भाई मर जाऊंगा लेकिन मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप दोनों से इस पर चर्चा करते हैं कि ये जो बयान उनका है साफ तौर पर क्या ये बगावत ही है। पहले मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जी दीपक जी, ये जो बयान आपने सुना, किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? शिवराज सिंह चौहान का ये साफ तौर पर चुनौती है या फिर संदेश जो है वो हाईकमान को है? ये निश्चित रूप से इन्होंने अपना संकल्प बता दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पे हूं। एक तरह से उनके सिर पे आपको कफन नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कफन बांध ही लिया है, ये आप मान के चलिए। काल्पनिक कफन जो है वो उनके सिर पर निश्चित रूप से लगा लिया है उन्होंने। तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके पीछे कितनी ताकत है। देखिए, जिस समय नतीजे जब आए उसके बाद लगभग 8 दिनों के बाद जो है अगला मुख्यमंत्री बना। इस बीच जब विलंब हो रहा था तभी हर कोई समझ गया था कि जो मामा है इनको शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनाना रहता, डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाना रहता, या उधर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना रहता, तो 2 दिन के अंदर ही उसका फैसला हो जाता, 2 दिन के अंदर ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाता। जिस प्रकार से तेलंगाना में बहुत तत्काल हो गया, क्योंकि वहां सब कुछ स्पष्ट था कि जो रेवंता रेड्डी है उनको मुख्यमंत्री बनना है, सो बनना है। जब विलंब हुआ तभी इन लोगों के कान निश्चित रूप से खड़े हो गए होंगे, ये जान गए होंगे कि हमें दरकिनार किया जा रहा है, इसीलिए तो हाईकमान है इतना समय लगा रहा है। तो इतने सालों से उन लोग राजनीति में है, इतनी सामान्य बुद्धि तो निश्चित रूप से उनमें होगी ही। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले इनके प्रति एक तरह से देखिए,
किस तरीके से इनका भी जो है एक तरह से जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले तो ये था कि शिवराज सिंह को एक मेहनती नेता बताया गया जो लगातार मेहनत कर रहा है, लाडली बहन योजना जैसी चीज वो लेके आए। उसके बाद उनकी मेहनत के सब लोग कायल हुए। उसके बाद जो जीत के आ गए तो उसके बाद लोगों ने एक तरह से उनको एक हीरो की तरह लिया कि देखिए इस आदमी ने, देखिए 3 राज्यों में क्या स्थिति थी। छत्तीसगढ़ में स्थिति थी, हर कोई मानता था कि कांग्रेस तो यहां जीतेगी ही जीतेगी। मध्य प्रदेश के बारे में सब लोग कहते थे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से हारेगी और कांटे की टक्कर जो है वो राजस्थान में होगी। तो जिस राज्य के बारे में माना जा रहा था कि जिस मुख्यमंत्री के रहते भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, अगर वो जीत जाती है तो निश्चित रूप से वो हीरो बन के उभर गए। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, अब शिवराज सिंह को सहानुभूति भी मिलने लग गई है। सारे देश में बहुत सारे लोग ये भी मानने लग गए हैं, जो लोग मध्य प्रदेश के नहीं है, हमारे जैसे लोग, लेकिन बहुत सारे लिखने पढ़ने वाले वो भी कह रहे हैं उन्होंने जो कुछ किया, उनकी जो पुराने समय की उनका कुशासन रहा होगा, उनके राज्य में आदिवासी के सिर पे पेशाब की गई, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने वाले एकमेव नेता अगर कोई थे तो केवल शिवराज सिंह थे। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा केंद्रीय मंत्री, विजय वर्गीय जैसा एक बड़ा नेता, ये सारे जितने बड़े नेता ये सब के सब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कैद होकर रह गए थे, अपनी अपनी सारे लोग सीटें बचा रहे थे। लेकिन शिवराज सिंह जो है वो बहुमत के लायक लोगों को, विधायकों को जिता भी रहे थे। उनकी ये पूरी की पूरी योजना थी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता भी है निश्चित रूप से, जो अध्यक्ष होता है पार्टी का उस राज्य का, उसका और मुख्यमंत्री का, यही तो माना जाता है कि उन्हीं के कारण पार्टी हार रही है या जीत रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा है कि ठीक है भाई भूपेश बघेल के कारण हारे हैं, जो भी होता है। तो वहां पर शिवराज सिंह को क्रेडिट तो जाता ही जाता है, चाहे पहले उनका कार्यकाल अच्छा हो बुरा हो, वह अलग बात हो सकती है। तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे। अब जो तीसरा उन्हें जो सहानुभूति मिल रही है, ये सहानुभूति के ही दृश्य है। जो लोग कह रहे हैं कि हमने तो आपको वोट दिया था, किसी और को वोट नहीं दिया था, इस सहानुभूति को पाकर शिवराज सिंह जो है वो और कहीं मजबूत हो गए हैं। ये सबसे बड़ा संकट है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये संदेश जो शीर्ष नेतृत्व के पास गया होगा तो निश्चित रूप से इनके प्रति डर जो है वो मोदी का, शाह का और बढ़ गया होगा। आप एक चीज जान लीजिए आचार्य जी की जो भी निरंकुश व्यक्ति होता है या जो सत्ता के लिए बहुत लालायित होता है, वो तो अपने कमरे के बाहर बैठे दरबान से भी डरता है कि कब मेरी सीट को कौन छीन ले। तो ये तो शिवराज सिंह है जो इतने बड़े नेता बन गए हैं। अब निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उनका डर जो है वाजिब है, डरना भी चाहिए शिवराज सिंह से, क्योंकि शिवराज सिंह का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के रूप में लगभग उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कार्यकाल करके मोदी जी आए थे दिल्ली। तो जब अगर मोदी बन सकते हैं प्रधानमंत्री तो शिवराज सिंह क्यों नहीं बन सकते हैं, ये डर तो है ही। इसीलिए आप देखिए कि स्टेज पर जिस समय शपथ ग्रहण के समय किस तरीके से उन्होंने उपेक्षा की। मैं आपको एक और वीडियो की ओर ध्यान दिलाता हूं। छत्तीसगढ़ में जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मोदी जी ने सारे लोगों का नमस्ते का जवाब, जो वहां पे खड़े थे, रमन सिंह थे, दूसरे नेता थे, उनकी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया और केवल भूपेश बघेल से हाथ मिलाया। बहुत सारी चीज मोदी जो है वो सांकेतिक तरीकों से करते हैं, वो बता देते हैं लोगों को, वो इशारा कर देते हैं कि मैं आपसे अगर हाथ नहीं मिला रहा हूं तो समझ जाइए उसका अर्थ क्या है, और अगर मैं आपसे हाथ मिला रहा हूं तो उसका इशारा क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में है, मुस्कुराइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में है, समझ जाइए कि मोदी जी के इशारों को और ये शिवराज सिंह के इशारों को भी समझना जो है वो बहुत आवश्यक है। आचल बिल्कुल सही आपने कहा। और शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर बैठकर ही नजारा दिखा दिया कि मध्य प्रदेश में क्या नजारा है। अब जो नए नवेले सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, अब उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान को एक तरीके से कहे तो उनकी जो योजनाएं हैं उसको खारिज करना वो शुरू कर चुके हैं। जो बीजेपी अभी तक करती आई है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मंचों से नाम नहीं ले रहे थे लाडली बहना योजना की, और कैलाश विजयवर्गीय ने ये साफ कह दिया था कि बाकी राज्यों में भी हम जीत कर आए हैं और वहां पर तो ये योजना नहीं थी, तो इस योजना को क्रेडिट देने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। और मोदी के चेहरे को उन्होंने बताया था, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे थे कि लाइन में लगे हुए हैं तो पद तो मिल ही जाएगा मुख्यमंत्री का, उन्हें भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि चुनाव से पहले ही उनके बड़े बड़े बयान सामने आ चुके थे
जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि चुनाव मैं थोड़े लड़ रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे वोट मांगने और मैं सिर्फ विधायक ही थोड़े बनूंगा, मेरे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ है। तो वो सोच अभी तक तो नजर नहीं आई है कि क्या सोच कर रखा हुआ है। जो जेपी नड्डा अभी भी शिवराज सिंह चौहान के लिए कह रहे हैं कि मैंने, वो वरिष्ठ नेता है तो उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी है, वो जिम्मेदारी तो अभी नहीं मिल रही है और ना ही कैलाश विजयवर्गीय को कुछ बड़ा मिला। लेकिन हाँ, मोहन यादव ने भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान का आदेश जो है उसका वो पालन कर रहे हैं। पत्रकार जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए जो ये योजनाएं निकाली गई थी चुनाव से पहले और जिसे क्रेडिट देना उचित नहीं समझा जा रहा है बीजेपी में, ये आगे चालू रहेंगी। अब वो वहां पर गोलमोल बातें कर रहे हैं लेकिन लाडली बहना योजना का नाम नहीं ले रहे हैं, जो योजना शिवराज सिंह चौहान दिखाने की कोशिश में लगे हुए। और चुनाव में सभी ने देखा, लेकिन बीजेपी हाईकमान को ये संदेश दे रहे हैं कि इस योजना के तहत यहाँ पर सीटें आई हैं, उस योजना का नाम नए मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं। ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान का आदेश जो है उसका वो पालन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति होगी कि बीजेपी हाईकमान के जो भी इशारे होंगे उस पर मोहन यादव होंगे, इसीलिए बिठाए ही गए हैं। और दूसरी तरफ जनता के हित में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर जो समर्थक हैं शिवराज सिंह चौहान के, जो धरातल पर जाकर जो वोट मांग रहे थे, वो तो शिवराज सिंह चौहान के जो वादे हैं उन्हीं को लेकर, जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हम इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, इतना नहीं हम तो 3,000 रुपए भी देंगे। अब वो सवाल जब उनसे पूछा जा रहा है मोहन यादव से, तब वो उस पर किस तरीके से गोलमोल बयान दे रहे हैं, पहले उस पर बात करते हैं, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। अमलेंदु जी के पास आएंगे और ये जो बयान नए नवेले मुख्यमंत्री का आ रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्या बीजेपी हाईकमान अभी से हावी हो गया है? पहले वो साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3,000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4,000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है अर्थात रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। तो ये नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं और इनसे लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था। हालांकि कई जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने भी अपने जब रिपोर्टर भेजकर इनसे सवाल पूछवाए कि लाडली बहना योजना पर आप क्या कहेंगे, क्या ये चालू रहेगी, तो वहां पर भी वो गोलमोल कर रहे थे। और यहाँ पर भी आपने देखा कि लाडली बहना योजना का एक बार भी उनके द्वारा जिक्र नहीं किया गया। तमाम योजनाएं की बात कर रहे थे जो योजनाएं उनके द्वारा बनाई गई हैं। अब उसमें लाउड स्पीकर बंद होगा, मांस जो है वो खुले में नहीं, मांस नहीं बिकेगा, तमाम तरह की बातें जो है इनके द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन उन योजनाओं का नाम नहीं लिया जा रहा है जो शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले जिनका जिक्र कर रहे थे, जिन योजनाओं के दम पर वो लोगों के बीच में जा रहे थे और उनसे जिताने के लिए कह रहे थे और बोल रहे थे कि अगर ये भाई चला गया तो नहीं मिलेगा, अगर ये मामा गया तो वापस नहीं मिलेगा। उनका उस योजना का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ये एक तरीके से टकराव की स्थिति बन चुकी है बीजेपी हाईकमान और शिवराज सिंह चौहान के बीच में? अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप इस पर? चलिए, निश्चित तौर पे ये टकराव की स्थिति बन नहीं चुकी और अभी नहीं बनी है, ये बनी हुई है और मुझे लगता है ये टकराव की स्थिति बढ़ रही है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले जो थे वो जब गए थे एक जगह तो उन्होंने कहा था कि बताओ कि शिवराज को सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए और मोदी जी को पीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। यानी वहीं से शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया था कि मैं सीएम के लिए दावेदार हूँ, मुझे सीएम बनना है। तो अगर अब सीएम नहीं बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान उससे भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो वादे तो शिवराज सिंह चौहान के थे। और शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जीत के आई है, तो जो मैंने काम किए थे, जो मेरे वादे थे, उनके दम पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है और उन्हीं के दम पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब तक आगे बढ़ती आई है। तो ये अगर योजनाएं नहीं चलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते से विमुख हो जाएगी जिस रास्ते पर मैं उसको पार्टी को आगे लेकर के चला था। तो ये एक टकराव की स्थिति बन गई है। दूसरा देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और नेताओं के बयान आए, उन्होंने भी ये साबित करने की कोशिश की कि लाडली बहन योजना का इसमें कोई योगदान नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने भी पूरी चुनाव के दौरान ना शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया ना लाडली बहना योजना का नाम लिया। आखिर में जब ये मालूम पड़ा कि ज़मीन पे तो लाडली बहना योजना काम कर रही है और शिवराज सिंह एमपी के मन में चल रहे हैं, मोदी एमपी के मन में नहीं है,
तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार जो था वो शिवराज सिंह का नाम और लाडली बहना योजना का नाम मुंह से उनके निकला था। तो अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और मोहन यादव जो वहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर के कोई साफ साफ बात नहीं की है। उधर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जीतू पटवारी, उन्होंने जो आज ट्वीट किया है कि भाई सरकार जो 3,000 रुपया लाडली बहनों को देती रही, इसका मतलब विपक्ष ने भी अब भारतीय जनता पार्टी को इस लाडली बहना के ऊपर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनाओं के कब्जे से निकलना चाहती है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दो संकट जो है वो जबरदस्त हैं। एक तो शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से लाडली बहनाओं को आगे ला के खड़ा कर दिया है, और उधर विपक्ष भी जिस तरीके से लाडली बहनाओं के पीछे खड़ा हो गया है। तो ये लाडली बहनें जो हैं, जो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लेकर के आई हैं, और बकौल शिवराज सिंह चौहान जस की तस धरदीनी चदरिया कि 160-165 उनको मिले थे विधायक जब वो जीत के आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, और अब वो जा रहे हैं तो भी जो है लगभग इतने ही वो विधायक दे करके जा रहे हैं। तो जो ये संदेश दिया है उन्होंने, तो ये संदेश आचार्य जी दोहरा है। दोहरा ये कि आपने जो मुझे दिया था वो मैंने दे दिया, आपको वापस कर दिया, लेकिन जो मैंने आपको दिया है वो मैं आपसे वापस भी लूंगा। ये भी एक संदेश है कि यानी लाडली बहना योजना के जरिए जो आपको सत्ता मिली है, तो ये सत्ता आपसे लाडली बहना जो है वो वापस भी लेंगे। ये सीधा सीधा एक संदेश शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है। जी अमलेंदु जी, यहाँ पर हम अभी ये स्थिति देख रहे हैं जब सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मजा तब आएगा जब मंत्रिमंडल डिसाइड होगा कि किसे जगह मिलती है और कौन आउट होता है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो शिवराज सिंह के समर्थक हैं वो थोड़ा बहुत तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि देखते हैं आगे उनके लिए क्या है। अब अगर वहां पर शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों को भी आउट किया जाता है, फिर आप देखिए उसके बाद क्या होता है। अभी तो शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है, 2-4 उनकी जो है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर बिठाकर ट्रेलर दिखाया गया है कि देखिए ये है मध्य प्रदेश की जनता, और मध्य प्रदेश के मन में कौन है, मोदी हैं या नहीं है, उसका ट्रेलर दिखाया गया है। आपको लगता है अमलेंदु जी की अगर जो उनके समर्थक हैं उनके अगर उनको आउट किया गया मंत्रिमंडल से, फिर क्या होगा? नहीं देखिए, अभी तो आउट किया जाता है नहीं किया जाता, ये तो अब जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें तय होगा। मुझे लगता है कि आउट किए जाएंगे उनके समर्थक जो है, और उसके बाद फिर हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो घर के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी कुछ करे। लोकसभा चुनाव से पहले वो ईडी सीबीआई वगैरह सबकी जो होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान साहब उस सबसे पार पाने की जो है वो रास्ता तय कर चुके हैं कि इससे भी अब निपटा जाएगा, ये उनके मन में है। क्योंकि वो जिस तरीके के संकेत बार बार दे रहे हैं और जिस शब्दावली का वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीधी सीधी चुनौती एक तरीके से मोदी और शाह के लिए है कि हम आपसे अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए एक तरीके से तैयार है, भले ही खुल के नहीं, लेकिन लड़ाई अब आपसे आर पार होगी। और एमपी के मन में कौन है, ये एमपी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बताएगा। ये शिवराज सिंह चौहान बार बार इसका संकेत दे रहे हैं। तो अब अगर उनके समर्थकों को बाहर आउट किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, ये भी प्रयास किया जाता है कि उनके सारे समर्थकों को ले लिया जाए सरकार में, ताकि शिवराज सिंह चौहान को चाहे अकेला कर दिया जाए। इस रणनीति में भी भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, लेकिन कितना भी आप उनके समर्थकों को एडजस्ट कर लीजिए, अकेला कर दीजिए, लेकिन जो जनता वहाँ जो बात कर रही है, मुझे लगता है कि उसके आगे उनके समर्थक भी जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में होंगे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में, उनके अंडर में काम करने के लिए कितने लोग तैयार होंगे, खासतौर से प्रहलाद सिंह पटेल, रीति पाठक, इस टाइप के लोग जो है, जो केंद्रीय नेतृत्व से आते थे, बड़े नेता थे, मोहन सिंह यादव से बड़े नेता थे, जो खुद को शिवराज सिंह चौहान की टक्कर का समझते थे, वो किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव के अंडर में रह करके काम कर पाएंगे, ये बड़ी वाली देखने वाली चीज़ होगी। तो मुझे लगता है कि सब मिला करके सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर, जैसा कि हमारे बार हमारे कई दर्शक भी इस बात कहते हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, तो अगर इसके भरोसे है केंद्रीय नेतृत्व तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसके भरोसे नहीं है और सिर्फ जनता की बात है और राजनीतिक समीकरणों की बात है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों में ज़बरदस्त तरीके से कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, और इसका कोई इलाज जो है वो मोदी शाह की मंडली के पास फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, जो कि उन्होंने घाव शिवराज सिंह चौहान को दिए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान पलटकर कितना घाव देते हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में मालूम पड़ेगा। आंचल जी। जी मनिंदु जी, दीपक पाचपोर जी के पास जाएंगे और आखिरी सवाल लेंगे कि ये पूरी स्थिति जो मध्य प्रदेश में बनी हुई है, मोदी शाह के लिए ये चुनौती है, और अगर शिवराज सिंह चौहान
अगर उनके समर्थकों को भी आउट कर दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि 2 बड़ा कदम उठा दिया गया उनके तरफ से। एक तो उन्होंने ट्विटर पर दिखा दिया और दूसरी तरफ उन्होंने इससे पहले बयान दिया। हालांकि उसके बाद सफाई जो है वो पेश करवाई गई बीजेपी हाईकमान की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ जो तस्वीरें आ रही हैं, मंच पर जो कुछ भी हुआ है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये क्या मोदी शाह के लिए चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी जो मुसीबत है वो खड़ी कर रही हैं? जी अब ये बहुत कुछ जी आंचल जी, अब ये निर्भर करेगा कि किस हद तक जो है शिवराज सिंह जाते हैं। लेकिन देखिए, अब शिवराज सिंह के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है कि वो एकदम अपनी आइडेंटिटी को अलग रखें, अपने अस्तित्व को बचा कर रखें। जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि धीरे धीरे उनके पूरे अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। निश्चित रूप से देखिए, अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो वो शिवराज सिंह की योजनाओं पे बात करके अपना अलग पहचान नहीं बना सकते, उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से दूर किया गया है हाईकमान के द्वारा, तो मोहन यादव के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो उन्हीं संकेतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए लाडली बहन की अगर वो कोई उसका उल्लेख नहीं करते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात, समर्थकों को अगर वो लेते हैं तो शिवराज सिंह के समर्थकों को, जो जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी कि वो कितने लोगों को लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल तो निश्चित रूप से है। लेकिन मोहन यादव देखिए, जो भी पद पाता है उसका सबसे पहला काम रहता है अपने पद और अपनी कुर्सी को बचा के रखना। उन्हें जो भी करना होगा, अगर और आगे प्रोग्रेस करनी है अपनी पार्टी के अंदर, तो मोहन यादव के लिए सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले तो अपना पद बचा के रखें, अपनी कुर्सी को बचा के रखें, तभी कहीं वो हाईकमान की नजरों पे चढ़ सकते हैं। तो इसलिए जिस चीज का उल्लेख अगर प्रधानमंत्री मोदी ने तक नहीं किया लाडली बहन योजना का, तो उसका उल्लेख करके मोहन यादव क्यों अनावश्यक अपने लिए खतरा मोल लेंगे? वो कतई नहीं करेंगे, बल्कि वो तो कोशिश करेंगे कि क्यों इसके अंदर की जो कमियां हैं वो भी बताई जाए। ये भी संभव होगा कि उस योजना को बंद कर दिया जाए। तो मोहन यादव के लिए ये बात जरूर है कि चूंकि वह योजना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि ट्रम्प कार्ड साबित हुई थी, इसलिए उसको बंद करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर उस योजना को बंद कर दिया, देखिए वो योजना के कारण भी कैसे नए मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी नई सरकार फंसी हुई है। अगर उस योजना को बंद कर दिया जाता है ये कहकर कि ये शिवराज सिंह की योजना थी, इसको बंद किया जाए, तो आप जानिए कि सहानुभूति का जो वॉल्यूम है वो और कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि इस चुनाव में 2 राज्यों में महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे वहां पर लाडली बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, जिसके अंतर्गत हर महीने जो है 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, और उसी के लिए 4 दिनों के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यालयों द्वारा छत्तीसगढ़ में 53 लाख महिलाओं से जो है वो फॉर्म भरवा लिए गए। उसने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। ऐसे ही वहां पर भी जो हुआ, लाडली बहन योजना जो है उसको बंद करना बहुत मुश्किल है इस नई सरकार के लिए। और अगर उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण यह है कि चंदन यादव उस विवाद से बचना चाहते हैं। उसको बहुत ज्यादा प्रचारित किए बिना उस योजना को चालू भी उनको रखना पड़ेगा। जिस दिन उन्होंने इस योजना को बंद किया, आप याद कीजिए कि महिलाएं जो है वो सीधे सीधे खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाएंगी। इसलिए मोहन यादव को अपने अलग योजनाएं लानी पड़ेगी, अपनी अलग चीजों को बताना पड़ेगा, और उन चीजों का उल्लेख वो बिल्कुल नहीं करेंगे जिसके कारण किसी भी तरीके से शिवराज सिंह को उसका फायदा मिले या उनकी इमेज और सुधरे। अगर लाडली बहन योजना को की बात करेंगे तो लोग कहेंगे देखिए तो शिवराज सिंह की नई योजना है जिसके कारण सबको बहुत फायदा हो रहा है। तो योजना हो सकता है चुपके चुपके चालू रहे, वैसे ही जिस प्रकार से केंद्र की मनरेगा योजना है उसके बारे में बहुत तारीफ नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन मनरेगा को चालू रखते हैं, वैसे इसको भी चालू रखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमको कुछ दिन और ठहरना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई है वहां पर उसके पहले के मुकाबले और ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं। दिखाने के लिए वो इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि संगठन से एकदम अलग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मोदी की आज जो ताकत है, शाह की आज जो ताकत है, उनका एक तरह से कई राज्यों में वो चुनाव जिताने की हैसियत आज भी रखते हैं, तो इसलिए ये इकट्ठा तो रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो है निश्चित रूप से हर कोई जो है, सारे धड़े अब तो पहले के मुकाबले और ज्यादा गुट हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव का अपना गुट हो गया, शिवराज सिंह का अपना हो गया, महाराजा साहब का अपना रहेगा। आप पूछ रही हैं कि इनके कितने समर्थकों को जगह मिलती है, ये भी देखना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने लोगों को जगह मिलती है।
नरेंद्र सिंह तोमर के कितने लोगों को जगह मिलती है, कैलाश विजयवर्गीय के कितने लोगों को जगह मिलती है। हर कोई जो है मंत्रिमंडल में अपना हिस्सा जब लेने की छीना झपटी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर और ज्यादा टुकड़े का मतलब एकदम विखंडित अलग नहीं हो जाएगी, लेकिन लोकसभा में जब जाएगी तो ऐसी संगठित नहीं रहेगी जैसी कि वो आज दिख रही है। निश्चित रूप से अगले कुछ समय में हमें और इस तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे। आंचल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मोहन यादव का अपना गुट बन गया है, शिवराज सिंह चौहान का अपना गुट है, नरेंद्र सिंह तोमर का गुट है, कैलाश विजयवर्गीय का गुट है, सिंधिया अपना गुट लेकर आए हैं वो गुट है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल की तरह यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव से पहले दृश्य देखने को ना मिल जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हैं कि भैया आप बैठ जाइए, आपको मना रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं मोदी जी फोन करते हुए ना नजर आए, जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। हर नेता जो है वो अपनी ढपली अपना राग जो है वो अलाप रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो बड़ा कदम उठा रहे हैं। ऐसे नेता आप देखिए कि 2013-14 जो भी हुआ होगा मोदी के साथ, लेकिन लगातार उसके बाद भी स्थिति परिस्थिति अच्छे से चल रही थी। लेकिन अभी इस वक्त एक के बाद एक जो बड़ा कदम है उनके द्वारा उठाया जा रहा है। थोड़ा बहुत वो बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा खेल जो है वो बीजेपी हाईकमान के साथ वो कर रहे हैं। एक बड़ी बात, एक बड़ा संदेश जो है उनके द्वारा दे दिया जाता है, चाहे मंच वाली बात हो, चाहे वो बयान देकर दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, काम मांगने वहां नहीं जाऊंगा, और चाहे लाडली बहनों से मिलकर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कि आप क्या हैं और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान क्या हैं। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी को होने वाली है, क्योंकि 3 राज्य जैसे ही बीजेपी जीतती है उसको ये लगता है कि अब तो लोकसभा चुनाव जो है आसान होने वाला है। लेकिन स्थिति जो दिख रही है उत्तर प्रदेश में, तो आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन में जो दल हैं अब वो भी अपने सीटों की मांग करने लगे हैं। इन 3 राज्यों में सीएम की घोषणा के बाद से ही स्थिति जो है वो पलटी हुई नजर आ रही है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो वहां का भी दरवाजा कर्नाटक के बाद से तो बंद ही नजर आ रहा है। अब लोकसभा चुनाव कितना मुश्किल होने जा रहा है मोदी शाह के लिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी और दीपक पाचपोर जी, आपने ये पूरी जो डिस्कशन थी किस तरीके से आपने पूरा बताया कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है और किस तरीके से वहां आने वाले दिनों में मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। और जो लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, जो लगातार बयानबाजी हो रही है नेताओं की, वो सब कुछ बयां कर रही है, वो ये बता रही है कि बीजेपी बाहर से भले ही ये दिखाई दे रहा है बहुत संगठित है और बहुत सहजता से काम चल रहा है, लेकिन अंदर खाने जो है वो बीजेपी खोखली हो रही है। एक दूसरे के विरोध में ही नेता जो है आने वाले दिनों में खड़े होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए थे, और नज़र और नज़रिया में आप सभी ने देखा मध्य प्रदेश की स्थिति परिस्थिति, और जो भूचाल है वो आने वाला है मध्य प्रदेश में, ये भी आपने देखा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अब इजाज़त दें जाने के लिए। धन्यवाद।